भूतिया गंजी स्टूडेंट का स्कूल। बरखा एक गरीब परिवार से थी। वो हमेशा से अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहती थी, इसलिए बचपन से उसने पढ़ाई करने में बहुत मेहनत की थी। उसके माता पिता के पास उसे 10th के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो बरखा ने स्कॉलरशिप के लिए बहुत मेहनत की और स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाई के लिए शहर के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए गई। मैंने जितना सोचा था ये स्कूल तो उससे भी कई ज्यादा अच्छा है, पर जल्दी से यहाँ पर मेरी 12th हो जाए, फिर मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी करने लगूंगी और माँ बाबा का सहारा बनूंगी। बरखा गांव की सीधी साधी लड़की थी, इसलिए उसका रहन सहन भी बहुत सिंपल था। बरखा पुराना सा झोला और 2 चोटी करके स्कूल आती थी, जिस वजह से उसके क्लास के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। देखो गाइस, इस लड़की को शक्ल से तो फटीचर लग रही है, ऊपर से इसकी ये छोटी। अंजलि जरा अपने बैग से कैंची देना, तो आज इस बहन के बाल काट देते हैं, थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं इसे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जैसी भी हूँ ना, बिल्कुल ठीक हूँ, हटो यहाँ से। बरखा उन्हें धक्का देकर वॉशरूम भाग जाती है। तभी वो देखती है कि वॉशरूम में साधना नाम की एक लड़की अपना सर कपड़े से ढककर रो रही है। बरखा उसके पास आती है। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? उन लोगों ने मेरे सर के बाल काट दिए और मुझे गंजा कर दिया, अब मैं कैसे सबके सामने जाऊंगी? क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? ये तो बहुत ही गलत बात है। तुम मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो, हमें उनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, वरना वो लोग तुम्हें भी मेरी तरह गंजा कर देंगे। ये लोग बहुत बुरे हैं, मेरी मानो तो यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हें यहाँ पर पढ़ने नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ने देंगे? किसी की दादागिरी चलती है क्या यहाँ पर? तुम चलो, हम अभी प्रिंसिपल के पास चलते हैं। राधा साधना को अपने साथ प्रिंसिपल के कैबिन में लेकर जाती है और उन लोगों के खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेन करती है। इन लोगों ने तो हद कर दी, जो भी नया स्टूडेंट स्कूल में आता है उसके साथ ये सब करते हैं। इस बार मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, ऐसे स्टूडेंट्स को तो आपको स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए। आप समझिए कि ऐसी चीजों का एक स्टूडेंट के दिमाग पर कैसा असर पड़ता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बरखा, मैं अभी के अभी उन सबको बुलाकर उनकी क्लास लगाता हूँ। प्रिंसिपल उन सबको अपने कैबिन में बुलाते हैं और साधना के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए उन्हें स्कूल से रस्ट्रिकेट कर देते हैं। लेकिन वो शहर के जाने माने रईस लोगों के परिवार से थे, इसलिए कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से स्कूल में एंट्री मिल जाती है। बरखा स्कूल से अपने घर जाने के लिए निकल रही थी कि तभी अंजलि, पारुल और मोनिका उसका रास्ता रोक लेते हैं। बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे दूसरों का मसीहा बने का, लेकिन अब वो तुझे भारी पड़ने वाला है। तूने हमें कॉलेज से निकलवाया था ना, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। देखो, मैंने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। तुम लोग उसी के लायक हो। अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह लोगों को परेशान करोगे। देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। तुम्हें हमारा जरा भी डर नहीं है क्या? जब हम उस साधना के साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ नहीं करेंगे क्या? इससे पहले कि बरखा कुछ समझ पाती, अंजलि तुरंत अपने बैग से कैंची निकालती है। पारुल और मोनिका मिलकर बरखा को पकड़ लेते हैं और अंजलि उसके सर के सारे बाल काटकर उसे गंजा कर देती है। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है तुम गंजी होकर। अच्छा भला इतना अच्छा हेयर कट दे रहे थे तुम्हें उस दिन, लेकिन तुम्हें तो गंजा होना था। चलो कोई बात नहीं, गंजी होकर भी तुम ठीक ही लग रही हो। आज के बाद हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना, वरना तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकती। वो तीनों मिलकर बरखा का खूब मजाक उड़ाते हैं। मोनिका उसकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है। बरखा रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन बरखा अपने सर पर स्कार्फ बांधकर स्कूल आती है, लेकिन उसे देखकर सारे बच्चे हंस रहे थे और वो सीधे प्रिंसिपल सर के कैबिन में जाती है। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का स्कूल है। अभी थोड़ी दिन पहले जिस चीज के लिए आपसे कंप्लेन की थी वो फिर से रिपीट हो गई। पहले इन लोगों ने साधना को गंजा किया और अब मुझे गंजा कर दिया। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? आखिर कब तक हम गरीब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता रहेगा? देखो बरखा, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और आखिर मैं कब तक इन लोगों को स्कूल से निकालूंगा? ये सब बहुत अमीर फैमिली वाले हैं। किसी के पापा स्कूल के ट्रस्टी है तो कुछ और है। इन लोगों से अब मैं पंगा नहीं ले सकता। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ अपनी बकवास सुनाकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। प्रिंसिपल सर साफ साफ बरखा की मदद करने के लिए मना कर देते हैं। अगले दिन बरखा स्कूल जाती है तो वो तीनों लड़कियाँ फिर से बरखा को स्कूल के बैकयार्ड में घेर लेते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें हमारी कंप्लेन करने का, लेकिन आज के बाद तुम हमारी कंप्लेन नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। वैसे भी स्कूल में गंजे स्टूडेंट अच्छी नहीं लगती, हमारे कॉलेज की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। मोनिका की बात सुनकर बरखा को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। लेकिन बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच मोनिका बरखा को धक्का दे देती है। बरखा का सर एक बड़े गमले से जाकर टकराता है। उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। ये देखकर वो तीनों घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। बरखा को बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए खून बहने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और वो एक गंजी चुड़ैल स्टूडेंट बन जाती है। अगले दिन स्कूल में इस बारे में पता चलता है, लेकिन कोई भी बरखा के साथ क्या हुआ इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, जिस वजह से बरखा का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर अगले दिन
जब मोनिका, अंजलि और पारुल स्कूल से निकल रहे थे, तभी उन्हें पीछे से किसी की पायलों की आवाज आती है। अरे, इस समय यहाँ पर किसकी पायलों की आवाज आ रही है? लगता है बरखा चुड़ैल बनकर यहाँ पर घूम रही है। बेचारी कल मर गई थी ना, चुड़ैल बन गई होगी। वो तीनों बरखा का मजाक उड़ाते हुए वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो गंजी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी गंजी चुड़ैल पीछे से भागते हुए आती है और उनके सर पर जोरदार किक मारती है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारकर बच जाओगी? जीते जी तुमने मेरे साथ गलत किया ही, लेकिन मरने के बाद भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम जैसे लोगों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं। क्या तुम सच में बरखा हो? देखो बरखा, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे थे। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें उसका बहुत दुख है। प्लीज हमें जाने दो। जब बात अपनी जान के ऊपर आई तो माफी मांगने लग गए, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो पता नहीं तुम मेरी तरह कितने और लोगों की जिंदगी खराब करोगे। इसलिए तुम लोगों का मर जाना ही बेहतर है। वो तीनों बरखा चुड़ैल से माफी मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करती और उसके बाद एक एक करके उन तीनों को मार देती है। उसे शाम प्रिंसिपल सर जब स्कूल से घर के लिए निकल रहे थे तो उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने कैबिन में इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। कौन है यहाँ पर? देखो, जो भी है मेरे सामने आओ। चुड़ैल बरखा अचानक प्रिंसिपल के सामने आती है और उनका गला पकड़ लेती है। प्रिंसिपल चुड़ैल को देखकर डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन चुड़ैल बरखा उसके चेहरे पर एक जोरदार चांटा मारती है। किस वजह से तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम तो प्रिंसिपल कहलाने के लायक भी नहीं हो। अगर तुमने उस दिन उन तीनों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो आज मैं जिंदा होती। पैसों की भूख में तुमने अपने ही स्कूल के स्टूडेंट के साथ अन्याय होने दिया। तुम जैसे प्रिंसिपल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं, देखो मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बस मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। प्रिंसिपल के ये बात सुनकर बरखा चुड़ैल उसके चेहरे पर एक और जोरदार चांटा मारती है। प्रिंसिपल बार बार उससे माफी मांगता है, लेकिन उसने पैसों के लालच में बहुत से स्टूडेंट के साथ अन्याय होने दिया, जिसके लिए बरखा को उससे बहुत नफरत थी। वो प्रिंसिपल को भी जान से मार देती है। उस दिन से बरखा चुड़ैल उस स्कूल की रक्षा करती है। 3 बहू के बाल का जादू। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में महिमा अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। महिमा की तीनों बेटियां दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु इसके बावजूद भी लोग उन तीनों का मजाक बनाते थे और इसका कारण ये था कि वो तीनों गंजी थी। तीनों के सर पर एक भी बाल नहीं था, इसलिए लोग उन तीनों को गंजी बहनें कहकर बुलाया करते थे, जिस कारण तीनों बहनों को बहुत दुख होता था। पहले पड़ोस में उनका मजाक बनाया जाता था, फिर स्कूल में, और अब जब वो कॉलेज में आ गई थी तो कॉलेज की लड़कियां भी तीनों बहनों का मजाक बनाती थी। वो तीनों बहनें स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। वो कभी भी किसी की बातों का गुस्से में जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें देखती हैं कि उनकी माँ सोच में पड़ी है। तभी महिमा की बड़ी बेटी सुगंधा महिमा से पूछती है, क्या हुआ माँ, आपको चिंता में लग रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो आपके चेहरे पर ये शिकन कैसी? क्या बताऊं, मैं तुम तीनों के विवाह की चिंता में हूँ। मैंने जिसे भी तुम तीनों की फोटो दिखाई उसने मना कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा कहकर महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तीनों बेटियां मिलकर अपनी माँ को शांत कराती है। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। फिर जैसे तैसे महिमा अपनी तीनों बेटियों के लिए एक रिश्ता ढूंढ लेती है और एक दिन एक औरत अपने तीनों बेटों के साथ महिमा के घर पर आती है। चलिए बहन जी, बात तो होती रहेगी, आप अपनी तीनों लड़कियों को बुला दीजिए। सुगंधा, निशा, आयुषी, बाहर आओ बेटा। जैसे ही तीनों बहनें बाहर आती हैं, उस औरत का मुंह बन जाता है और उसके तीनों बेटे भी अपना मुंह फेर लेते हैं। इसके बाद वो औरत गुस्से में कहती है, ये क्या बहन जी, आपकी तीनों बेटियां गंजी हैं? आपने हमें ये बात तो बताई ही नहीं। आपको क्या लगता है मैं अपने बेटों की शादी इन गंजी लड़कियों से करूंगी? कहाँ मेरे तीनों हैंडसम लड़के और कहाँ आपकी ये गंजी लड़कियाँ? मुझे माफ करिएगा, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे बहन जी रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। वो औरत वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है और महिमा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। वो दिन इसी तरह बीत जाता है। फिर अगले दिन जब वो तीनों बहनें कॉलेज जाती हैं, तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जो बहुत ही अमीर और घमंडी थी, वो उन्हें रास्ते में रोक लेती है। फ्रेंड्स, तुम जानते हो कल क्या हुआ? इन तीनों गंजी लड़कियों को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। इन तीनों को लगा था कि इनकी शादी तय हो जाएगी, पर इन तीनों को ये नहीं पता था कि कोई भी लड़का किसी गंजी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। और आखिर हुआ भी यही। वो तीनों लड़के इन्हें रिजेक्ट करके चले गए। और आखिर करें भी क्यों ना,
इस दुनिया में कौन है जो गंजी लड़कियों से शादी करने में इंटरेस्टेड है? ऐसा कहकर वो लड़की हंसने लगती है और उसके साथ साथ कॉलेज के बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। उस लड़की की बातें सुनकर तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों घर आ जाती हैं और इस बार हिम्मत करके अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप हमें सच सच बताइए, हम तीनों गंजी कैसे हैं? अगर हमारे बाल कटे होते तो वो वापस आ जाते, अगर हमें कोई बीमारी होती तो वो हम तीनों को एक साथ नहीं होती। आखिर हमारे इस गंजेपन के पीछे राज क्या है? हमें बता दीजिए प्लीज। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके बाल इतने सॉफ्ट और लंबे हैं, पर हमारे ऐसे क्यों नहीं है? प्लीज माँ बताइए। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं पहले यहाँ नहीं रहती थी, मैं एक जंगल में रहती थी। वही तुम तीनों का जन्म भी हुआ था। जब मैंने तुम तीनों को जन्म दिया तो तुम गंजी नहीं थी, बल्कि तुम तीनों के सर पर सोने, चांदी और हीरे के बाल थे। सुगंधा, तुम्हारे सर पर सोने के बाल थे, निशा तुम्हारे सर पर चांदी के बाल और आयुषी तुम्हारे सर पर हीरे के बाल थे। मैं तो तुम तीनों को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी मुझे पता चला कि एक चुड़ैल तुम तीनों के बालों के पीछे पड़ी है। वो चाहती थी कि मैं तुम तीनों को उसके हवाले कर दूं, ताकि वो तुम्हारी बलि देकर तुम्हारे बाल हासिल कर ले और उससे अपनी शक्तियों को 10 गुना कर ले। मैं उस चुड़ैल से मुकाबला करने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने तुम तीनों को अपनी जादुई शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए गंजा कर दिया, ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। और उसके बाद मैं तुम्हें लेकर यहाँ शहर में आ गई। अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत किया है तो तुम तीनों मुझे सजा दे सकती हो। नहीं माँ, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। आपने तो हमारी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया। हाँ माँ, आप इन सब के लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। महिमा दरवाजा खोलती है तो सामने एक बूढ़ी औरत को पाती है। वो बूढ़ी औरत महिमा से कहती है, तुम महिमा हो ना? हाँ कहिए। महिमा बहन, मैंने सुना है कि तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, पर उनके गंजेपन के कारण तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है। कैसा समाधान? देखो महिमा बहन, मेरे भी 3 बेटे हैं और मुझे भी उन तीनों की शादी करानी है। लोग लंबे बालों को ही खूबसूरती समझती हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर ये तीनों गंजी लड़कियां भी मेरी बहू बन जाती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, तो ये रही उन तीनों की फोटो। अगर आपको वो पसंद है तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। महिमा उस औरत के द्वारा दिखाई गई तीनों लड़कों की फोटो देखती है और उसे लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता तय कर देती है। परंतु महिमा ये नहीं जानती थी कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जो उसकी बेटियों के जादुई बालों के पीछे पड़ी थी। मैं तो इतने साल बाद भी इस महिमा को पहचान गई, पर ये मुझे नहीं पहचान पाई। बस एक बार मेरे राक्षस बेटों से इन तीनों की शादी हो जाए, फिर मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाऊंगी। ये सब सोच सोच कर चुड़ैल बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ दूसरी ओर महिमा अपनी बेटियों के साथ शादी की तैयारियां कर रही होती है। एक दिन ऐसे ही वो लोग मार्केट में लहंगा लेने गए होते हैं कि तभी महिमा को वो बूढ़ी औरत बनी चुड़ैल दिखाई देती है। महिमा उसे आवाज लगाती है, परंतु वो सुनती नहीं है। इसके बाद महिमा उसका पीछा करने लगती है। चुड़ैल चलते चलते अपनी गुफा में पहुंच जाती है और अपने तीनों बेटों से बातें करने लगती है। बस अब कुछ दिन का और इंतजार है। एक बार उन तीनों की शादी तुम तीनों से हो जाए, उसके बाद मैं अपना विकराल रूप दिखाऊंगी। ये सब देखकर महिमा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चुड़ैल के सामने आ जाती है। अब तक तूने मेरी बेटियों के जादुई बालों को पाने का सपना छोड़ा नहीं, पर तू चाहे जितने हाथ पैर मार ले, तू मेरी बेटियों के जादुई बाल कभी हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा, तुझे पता चल गया? अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि तू खुद ही मेरी गुफा में आ गई। अब तुझे मार के तेरी बेटियों की शादी अपने बेटों से करवाऊंगी, और उसके बाद जब तेरी तीनों बेटियों के जादुई बाल वापस आ जाएंगे तो उनकी बलि देकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाऊंगी। तेरा सपना पहले भी पूरा नहीं हुआ था और अब भी मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगी। सुगंधा, निशा, आयुषी, तुम तीनों अभी कभी यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों को कोई भी नुकसान पहुँचे। पर माँ, हम तीनों आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हाँ माँ, हमें आपकी मदद करने दीजिए। इस समय तुम लोग मेरी सबसे बड़ी मदद यहाँ से जाकर कर सकते हो। ऐसा कहकर महिमा अपने जादू से एक कालीन प्रकट करती है और उस पर अपनी तीनों बेटियों को बैठाकर हवा में उड़ा देती है। वो तीनों बहनें अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, परंतु वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। महिमा अपनी पूरी शक्तियों के साथ लड़ती है। वो चुड़ैल के तीनों बेटों का अंत कर देती है।
परंतु इतना कुछ करने के बाद भी वो चुड़ैल को मार नहीं पाती और चुड़ैल अपने सबसे शक्तिशाली वार का इस्तेमाल करके महिमा को मौत के घाट उतार देती है। बड़ी आई थी मुझे खत्म करने, बड़ी आई थी मुझे खत्म करने, अब खुद की जान गवा बैठी। यहाँ दूसरी ओर तीनों बहनें हवा में उड़ रही थी, पर तीनों में से किसी को भी कालीन उड़ाना नहीं आता था। इसलिए जब तेज हवा चलती है तो उनके कालीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तीनों एक तालाब के पास आकर गिरती है। उस तालाब में 3 भाई मछलियाँ पकड़ रहे थे। जैसे ही उन तीनों की नजर तीनों बहनों पर पड़ती है तो वो उन तीनों की मदद के लिए भाग कर जाते हैं। आप तीनों ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? वैसे आप आसमान से नीचे कैसे आई? आप किसी पेड़ पर चढ़ रही थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। इसके बाद तीनों बहनें उन तीनों भाइयों को सारी बात बताती हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारे घर चलिए और अपनी चोटों पर मरहम लगवा लीजिए और हो सके तो हमारे ही घर कुछ दिन आराम कीजिए। तीनों बहनें कुछ देर सोचती है और फिर उन तीनों भाइयों के साथ चली जाती है और उनके घर पर कुछ दिन रुकती है। वो तीनों भाई मन की खूबसूरती में विश्वास रखते थे। उनके लिए तन की खूबसूरती केवल एक भ्रम था। इसलिए वो तीनों सुगंधा, निशा और आयुषी को अपना लेते हैं और फिर उन तीनों भाइयों की उन तीनों बहनों से शादी हो जाती है। जैसे ही शादी की रस्में पूरी होती है, सुगंधा के सोने के, निशा के चांदी के और आयुषी के हीरे के बाल प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर तीनों बहनें भी हैरान रह जाती है, परंतु फिर उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आती है। जिसके बाद सुगंधा कहती है, अब से हमारा घर गांव में सबसे गरीब नहीं रहेगा। मेरे बाल आपको सोने की चीजें देंगे, निशा के बाल आपको चांदी की चीजें देंगे और आयुषी के बाल आपको हीरे की चीजें देंगे और अब इस पूरे गांव में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सुगंधा की बात सुनकर शादी में आए सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव की हालत ठीक करने के लिए तीनों बहनें अपने बालों की मदद से ढेर सारा धन इकट्ठा करती है और गांव वालों में बांटने लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और जैसे तैसे ये बात चुड़ैल को भी पता चल जाती है और चुड़ैल को ये समझते देर नहीं लगती कि तीनों बहनें उसी गांव में हैं। इसके बाद चुड़ैल उस गांव में पहुंच जाती है और पूरे गांव में हमला करने लगती है। क्या हुआ माँ जी? आप तो जब बाहर गई थी तो बहुत खुश थी, फिर इतनी चिंता में वापस क्यों आई? बेटा, मैंने सुना है कि किसी चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है और वो इधर उधर आके गोले फेंक रही है। कितने लोग तो घायल हो गए हैं। तुम लोग बाहर मत जाना, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। माँ जी, वो चुड़ैल हमारे लिए ही आई है और हमें वहाँ जाना ही होगा। हाँ माँ जी, ये लड़ाई हमारी है और हमें इसे अपनी माँ के लिए लड़ना ही होगा और आखिरकार हमें अपनी माँ का बदला भी तो लेना है। इसके बाद तीनों बहनें उस चुड़ैल के पास पहुँच जाती हैं। मैं जानती थी तुम तीनों अपनी माँ की तरह हो, अपनी वजह से किसी और को मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे वाह, तो ऐसे दिखते हैं ये सोने चांदी और हीरे के जादुई बाल। अब ये बाल मेरे होकर रहेंगे। ये तेरा भ्रम है, तेरी सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है मृत्यु। जब तुम्हारी माँ मेरा बाल बांका नहीं कर पाई तो तुम किस खेत की मूली हो? इसके बाद वो तीनों बहनें एक घेरा बना लेती है और अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लगती है और फिर अपनी एकत्रित की गई शक्तियों से उस चुड़ैल पर वार करती है। इतनी प्रचंड शक्ति को चुड़ैल झेल नहीं पाती और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तीनों बहनें गांव वालों में धन बांटती है ताकि जिनका भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सके और उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें उसी गांव में हंसी खुशी लोगों की मदद करते हुए रहने लगती है।